हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे बेटा। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक की। उसमें हमने सांद्रता का प्रभाव देखा था, ताप का प्रभाव देखा था, दाब का प्रभाव देखा था, उत्प्रेरक का प्रभाव देखा था और साथ में पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव भी देखा था कि कैसे इनको बढ़ाने घटाने से अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव पड़ता है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पूरा जितना भी चैप्टर बचा हुआ है उससे रिलेट करेगा ये लेक्चर, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर से हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में, साथ में आणविकता के बारे में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं उठाई तो बेटा कॉपी पेन उठा लीजिए और आप हेडिंग लगाना स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए बेटा। तो देखते हैं पहले सबसे पहले कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेटा वेग नियम या फिर वेग समीकरण, रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन। और क्या बात करेंगे हम बेटा, दर स्थिरांक या फिर विशिष्ट दर स्थिरांक की बात करेंगे। हाँ, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक के अभिलक्षण भी बात करेंगे, जो कि आज के लेक्चर से ये मान के चले बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा, बात खत्म, 100% आएगा बेटा। क्लियर है बात? तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें बेटा वेग नियम की, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट लो, या फिर हम बात करेंगे वेग व्यंजक की जिसे हम बोलते हैं बेटा रेट एक्सप्रेशन, या हम बात करेंगे बेटा वेग समीकरण। तीनों एक ही बात है, रेट इक्वेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी नीड कहां हुई, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और उनमें एक टर्म्स हमने डिस्कस करी थी सांद्रता बेटा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अभिक्रिया का वेग रियल में सांद्रता पर निर्भर करेगा। वहां तो हमने कहा था कि भाई सांद्रता को बढ़ा दो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। सांद्रता के बढ़ाने या घटाने से अभिक्रिया का वेग बदल सकता है। और कैसे बदलेगा, इसी चीज को एक्सप्लेन किसने करा बेटा, रेट लॉ ने एक्सप्लेन करा कि कैसे सांद्रता के बढ़ाने या घटाने से अभिक्रिया का वेग बदलता है। इसी चीज को हम रेट लॉ के थ्रू समझेंगे। अब मान लीजिए रेट लॉ क्या है, रेट लॉ क्या है, लेकिन इससे पहले रेट लॉ समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं बेटा। हमने 11th क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी थी, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या पढ़ा था बेटा हमने, द्रव्यानुपाती क्रिया का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब ये नियम कहां पढ़ा हमने, रासायनिक साम्य के में पढ़ा होगा उस चैप्टर के अंदर। अब ये नियम क्या कहता है, ये सिंपल कहता था कि भाई आप सांद्रता वांद्रता छोड़ो, आप क्या करो, कोई अगर अभिक्रिया है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर N1A है प्लस N2B है, और मिलकर बेटा उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ उत्पाद बना रहा है बेटा। तो ये नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल। सीधी सीधी बात कहता है कि वो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। और जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, जो रस समीकरण मिति गुणांक, जैसे ए का रस समीकरण मिति गुणांक N1 है, बी का रस समीकरण मिति गुणांक N2 है, तो जो स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर मल्टीप्लाई में होते हैं वो उसी की पावर में चले जाते हैं। एक ही पावर में क्या आ गया, N1, सीधी सीधी बात कह रहा है बेटा ये, और बी की पावर में क्या आ गया, N2। अगर मैं यहां से समानुपाती का साइन हटाऊं तो K कांस्टेंट आएगा, तो A की पावर N1, B की पावर N2। जहां बेटा हमारे पास सॉरी N2, जहां हमारे पास जो K है वो हम बोल देते हैं बेटा वेग स्थिरांक। समझते रहो, बात को समझना है बेटा अच्छे से। ये था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जो सीधी सीधी बात करता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा, और जो हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक गुणांक मल्टीप्लाई में होंगे वो उसी की पावर में चले जाएंगे। लेकिन ये जो नियम है वो कुछ ही रिएक्शनों पर लगा, कुछ ही अभिक्रिया पर लागू हुआ, और किन अभिक्रियाओं पर लागू हुआ वो भी हम बात करेंगे बेटा। कुछ ही अभिक्रिया पर लागू हुआ। क्यों लागू हुआ, क्योंकि बेटा ये कोई एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना नहीं था, ये तो एक थ्योरेटिकल बात थी। भाई साइंटिस्ट के माइंड में ही उन्होंने कह दिया, कुछ रिएक्शन पर लागू भी हो गई, लोगों ने यकीन कर लिया कि भाई हाँ ऐसा ही होता है।
क्योंकि कुछ रिएक्शंस पर लागू हुई। किन रिएक्शन पर लागू होगी वो भी हम बात करेंगे बेटा। तो ये नियम जो होता है बेटा, ये नियम जो है वो है हमारे पास सैद्धांतिक। आपको याद रखना है बेटा इस बात को कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कैसा होता है, सैद्धांतिक होता है, थ्योरेटिकल होता है। कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि यही होगा, कोई प्रूफ नहीं है, बस साइंटिस्ट ने गई और ये बात मान ली गई। लेकिन जो वेग नियम है, वेग नियम की हेल्प से यहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट यानी कि बेटा जो वेग नियम होगा, जो हम किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे वो एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे, प्रयोग करके लिखेंगे। मतलब वेग नियम कैसा है हमारा, प्रयोगात्मक है। वेग नियम कैसा है, प्रयोगात्मक है। छोटी सी बात मैं आपको क्लियर करूंगा, छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार तो किसी भी अभिक्रिया का वेग लिखा जा सकता है द्रव्यानुपाती क्रिया के अकॉर्डिंग, लेकिन वेग नियम के अकॉर्डिंग हम किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम नहीं लिख सकते। कब लिखेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही लिख सकते हैं। अब इस बात को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास अभिक्रिया बेटा यही है, मान लीजिए N1A प्लस N2B और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इस बात को समझो। अब ये नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया का वेग, ध्यान से समझना बेटा, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो समानुपाती होगा वही अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, अभिकारकों की सांद्रता गुणनफल के। तो मतलब A और B इनकी सांद्रता के गुणनफल के। अब ये नियम कहता है कि जो रस समीकरण में गुणांक है, इसका N1 इसका N2, ये पावर में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। तो एक नया कोफिशिएंट यूज करा हमने X और Y। ये पावर में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ना, प्रयोग करना पड़ेगा भाई। एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि X की वैल्यू क्या होगी। हो सकता है X बराबर आ जाए N1 के, और हो सकता है कि X बराबर ना आए N1 के। मतलब X N1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये तो हम एक्सपेरिमेंट करके ही बताएंगे बेटा। अच्छा, ऐसे Y बेटा, Y बराबर N2 के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम प्रयोग करेंगे। तो यानी कि जब हम वेग नियम लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया का, तो वेग नियम कैसे लिखा जाएगा बेटा, प्रयोग करके ही लिख सकते हैं। है क्या वेग नियम, है यही बेटा। जो वेग होगा वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। डिफरेंस कितना है इसमें कि ये जो हमारे पास रस समीकरण में गुणांक है, ये जो है रस समीकरण में गुणांक द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में सीधे सीधे रख दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके रखेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ N1 ही आएगा और यहाँ N2 आएगा, हम ये बात नहीं कह सकते। N1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, N2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अच्छा, अभी हमने बेटा समानुपाती का साइन हटाओ, समानुपाती का साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट आएगा K। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि A की पावर X और B की पावर Y। क्लियर है बात। अब K क्या है, K अभी मैंने आपको बताया था, K हमारा क्या है यहाँ पर, वेग स्थिरांक है। K क्या है हमारा यहाँ पर, वेग स्थिरांक। अभी हमने बेटा इससे पिछले लेक्चर में वेग के बारे में पढ़ा था, वेग निकालना किसी अभिक्रिया का, उत्पाद अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो अगर मैं कहूं मेरे पास dx/dt और अभिकारक है ना, कौन है बेटा, अभिकारक, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वेग जो होगा माइनस dx/dt। अभिकारकों का वेग तो नेगेटिव होता है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस dx/dt बराबर k, A की पावर x और B की पावर y। या नॉर्मली आप क्या लिखो, बस dx/dt लिख लो, dx/dt। अब चूंकि dx/dt d कब लगाते हैं, अवकलन में, जब हम अवकलन करते हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं बेटा अवकल वेग समीकरण। क्या बोल सकता हूं, अवकल वेग समीकरण। तो ये जो हमारे पास समीकरण होगी वो हमारी क्या कहला देगी, समीकरण एक क्या कहलाएगी बेटा, अवकल वेग समीकरण। तो अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो निकल कर आई, ये एक वेग इक्वेशन निकल कर आई, वेग समीकरण निकल कर आई, जिसे हम रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब मैं कोई भी अभिक्रिया लूंगा, ये जनरल है, ये सामान्य है। अब मैं कोई भी अभिक्रिया लिखूंगा
तो जब भी मैं अभिक्रिया लिखूंगा तो किसी भी अभिक्रिया के लिए मैं उसकी पावर x और y लिखूंगा, क्योंकि अगर मुझे पावर जब तक पता नहीं होगी तब तक मैं यहाँ पर वो वैल्यू पुट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर n1 और n2 है बेटा, तो मैं यहाँ n1 और n2 नहीं रख सकता जब तक मुझे ये ना पता चल जाए, जब तक मैं एक्सपेरिमेंट करके ये ना बता दूं कि यहाँ पर आएगी क्या वैल्यू, x की जगह क्या आएगा और y की जगह क्या आएगा। अच्छा, और देखो बेटा और समझो, यहाँ पर x क्या है, x है हमारे पास a के सापेक्ष कोटि, a के सापेक्ष कोटि, और y क्या है बेटा, y क्या है बेटा, y है हमारे पास b के सापेक्ष कोटि, b के सापेक्ष कोटि। मैं दोबारा बताऊंगा इस बात को, फिलहाल समझो। y क्या है, b के सापेक्ष कोटि, x क्या है, x क्या है बेटा, a के सापेक्ष कोटि, और दोनों का अगर सम कर दिया जाए, दोनों का अगर सम कर दिया जाए बेटा, दोनों का अगर योग कर दिया जाए तो x प्लस वाई क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि होगी। x और y क्या होगी बेटा, अभिक्रिया की कोटि। दोनों का सम हमारा क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। और अभिक्रिया की कोटि को मैं मान सकता हूं n, तो दोनों के सम को मैं क्या मान लूंगा, n मान लूंगा। तो अगर मुझे किसी भी अभिक्रिया का रेट लिखना है, मान लीजिए मेरे पास कोई अभिक्रिया 2a प्लस बी है और प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो बेटा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो अब मैं इस अभिक्रिया को देख के उसका वेग नियम नहीं लिख सकता, तो मैं वेग क्या लिखूंगा, वेग बराबर होगा के a की पावर x और b की पावर y, ये लिखूंगा बेटा। और जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तब निकालूंगा a और y। मान लीजिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वो कह रहा है भाई यदि हमने a की सांद्रता 2 गुना करी, 2 गुना, a की सांद्रता कितनी करी, 2 गुना, वेग भी 2 गुना हो गया, वेग भी कितना हो गया, 2 गुना। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, हमने a की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, तो वेग कितना आ गया, 2 गुना। हमने b की सांद्रता को यहां पर क्या रखा बेटा, कांस्टेंट, b की सांद्रता को क्या रखा हमने, कांस्टेंट, b की सांद्रता में कोई बदलाव नहीं करा, b की सांद्रता कांस्टेंट रखी। तो जब मैंने a की सांद्रता को 2 गुना करा तो वेग भी क्या हो गया, 2 गुना। तो मैं कह सकता हूं कि जो वेग है वो हमारे पास कैसे डिपेंड कर रहा है, a की सांद्रता के समानुपाती है। a की सांद्रता क्या बेटा, समानुपाती है। भाई आप बताओ, a की सांद्रता को दुगनी करी तो वेग भी कितना हो गया, दुगना। तो जितना हमने सांद्रता बढ़ाई उतना वेग बढ़ा, तो समानुपाती है नहीं है, समानुपाती है या नहीं है, आप बताइए। फिर हमने क्या करा, a की सांद्रता को तो कांस्टेंट कर दिया, a की सांद्रता क्या कर दी, कांस्टेंट, और b की सांद्रता को हमने दुगना करा, b की सांद्रता को क्या कर दिया बेटा, 2 गुना कर दिया। तो फिर हमने वेग देखा, तो वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब जानते हो, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा भाई। इसका मतलब कि जो अभिक्रिया का वेग है वो b की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा, हमने सांद्रता 2 गुना बढ़ा दी, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं कह सकता हूं जो वेग है वो b पे कैसे डिपेंड कर रहा है, b की पावर 0, कि आप सांद्रता कितनी बढ़ाओ कितनी घटाओ वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि b की पावर कितनी है, 0 है। अब अगर ये रिएक्शन देखूं तो मुझे बताइए x का मान कितना आया, 1, और y का मान कितना है यहाँ पर, 0। अब मुझे बताओ जब मैं इसका वेग नियम लिखूंगा तो वेग बराबर होगा k, x की पावर क्या रखोगे बेटा, x की जगह क्या रखोगे 1, और y की जगह क्या रखोगे 0। तो इस अभिक्रिया का रेट ये आएगा, रेट लो, रेट एक्सप्रेस, ना कि ये कि भाई 2 की x की जगह 2 रख दो और b की जगह 1 रख दो, समझ रहे हो ना। a की गुना में कितने मॉलिक्यूल है, 2, 2 तो नहीं आया ना, b की गुना में कितना है, 1 तो नहीं आया ना। हाँ, तो बराबर आ भी सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता। जैसे बराबर नहीं आया, देखो बताओ x 2 के बराबर है, आया क्या, नहीं आया ना। ना हमारे पास x 2 के बराबर आया, ना हमारे पास y 1 के बराबर आया, y की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 1 आई। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, सांद्रता को घटाते बढ़ाते हैं, दूसरे की सांद्रता को कांस्टेंट करते हैं, तो देखते हैं वेग पर क्या प्रभाव पड़ा। हमने देखा जब हमने एक ही सांद्रता दुगनी करी तो वेग भी दुगना हो गया, इसका मतलब
सांद्रता बढ़ा रहा हूं, वेग बढ़ रहा है, समानुपाती है। और जब मैंने बी की सांद्रता को दुगुना करा बेटा तो फिर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब वेग जो है वो बी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो वेग नियम क्या है? वेग नियम बताता है कि जो हमारे पास अभिकारक या उत्पाद है, अभिक्रिया का वेग इनकी सांद्रता पर कैसे डिपेंड कर रहा है। चले आगे, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हमारे पास वेग नियम बेटा, वेग नियम क्या है? वह गणितीय व्यंजक, वह मैथमेटिकली फॉर्मूला है जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर, जो भी अभिकारक की मोलर सांद्रता है उस पर अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया की वेग है, अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया की दर की प्रयोगात्मक निर्भरता को दर्शाता है। एक्सपेरिमेंटल दिखाएगा, प्रयोगात्मक दिखाएगा, वेग नियम कहलाता है। यह नियम अभिक्रिया वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करता है। मैंने यही तो बताया था कि यह नियम क्या है? वेग और अभिकारकों की सांद्रता में क्या बताता है? रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। अच्छा, इस नियम में अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के गुणनफल के पदों में व्यक्त किया जाता है। क्लियर है बात? अब मैं आपको दिखा भी देता हूं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास मान लीजिए a प्लस बी, Na प्लस N2B मिलकर कोई उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये अभिक्रिया है बेटा हमारे पास, जो मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। तो अब मैं इसका वेग लिखूंगा, तो जो वेग लिखा जाएगा, वेग नियम, वो क्या लिखेंगे हम? तो मैं अभिक्रिया का वेग लिख दूं बस। तो जो अभिक्रिया का वेग होगा बेटा वो कैसे डिपेंड करेगा? अभिक्रिया का वेग, ध्यान से समझना, वो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल। मतलब ए की सांद्रता और बी की सांद्रता के गुणनफल। और जो मॉलिक्यूल बेटा गुना में होंगे वो उसी की पावर में जाते हैं। कब? जब द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम है। तो वो तो सैद्धांतिक है। ये कैसे है? हमारा प्रयोगात्मक। तो जरूरी नहीं कि यहाँ N1 ही आए, जरूरी नहीं कि यहाँ N2 आए। N2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, N1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसलिए हमने एक नया वर्ड यूज करा बेटा, X और Y। X और Y, हम कह रहे हैं कि X N1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, Y N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्योंकि प्रयोगात्मक है तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि बराबर आएगा या नहीं आएगा। अच्छा बेटा, समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K। तो K A की पावर X और B की पावर 1। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा, मैं यहां दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। क्योंकि वेग होता है सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं dx अपॉन dt। dx क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। dt क्या है? परिवर्तन में लगा समय। यही तो वेग है। तो वो बराबर है बेटा k a की पावर x और b की पावर y के। इस समीकरण को नाम दे देते हम, इसे समीकरण 1 कह दिया। अब मैं समीकरण 1 को क्या कहूंगा बेटा? जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 वो हमारी क्या कहलाती है? अवकल वेग समीकरण कहलाती है, समीकरण कहलाती है। क्लियर है बात बेटा? क्या कहलाएगा हमारे पास? समीकरण 1 अवकल वेग समीकरण कहलाती है। जहां के क्या है बेटा हमारे पास? के है वेग स्थिरांक, जिसे मैं विशिष्ट दर स्थिरांक भी बोलता हूं। अच्छा, x क्या है बेटा? x, आगे चलते हैं। x क्या है? x, मैं अगर x की बात करूं, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, x है हमारे पास a के सापेक्ष कोटि। a की जो पावर है वो कोटि कहलाएगी, यानी कि जो सांद्रता पदों की घात है, जो पावर है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। तो x a की पावर ही तो है, तो a के सापेक्ष कोटि। ऐसे ही बेटा जो y है वो b की पावर है, तो b के सापेक्ष कोटि, b के सापेक्ष कोटि। और अगर मैं दोनों का योग कर दूं, x और y कर दूं, तो x प्लस y वो हमारी क्या होगी बेटा? अभिक्रिया की कोटि। क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो मैं इन दोनों के सम को क्या मान सकता हूं?
स्मॉल n मान सकता हूं। तो ये बात आपको नोट करनी है वेग नियम के बाद, ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको कराई है। बात समझ में आ गया होगा वेग नियम क्या है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेटा वेग नियम के विषय में महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बात क्या कहता है, वेग नियम प्रयोगात्मक जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसकी बात करें, प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा निर्धारित होता है। प्रयोगात्मक प्रेक्षण यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसी के द्वारा बेटा निर्धारित होगा। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर वेग नियम नहीं लिखा जा सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर a प्लस बी लिख दिया और यहाँ पर c बन रहा है, तो मैं इस अभिक्रिया को देख के उसका वेग नियम नहीं लिख सकता। आप ये नहीं लिख सकते कि जो वेग बराबर होगा के a की पावर 1 और b की पावर 1, आप ये नहीं लिख सकते। हो सकता है 1 आ भी जाए और हो सकता है नहीं भी आए, ऐसे b की पावर 1 हो भी सकता है आ जाए और नहीं भी आ सकती, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप किसी भी अभिक्रिया को देख के उसका वेग नियम नहीं लिख सकते। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। दूसरी बात देखो बेटा, वेग नियम की सहायता से अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की भिन्न भिन्न सांद्रता पर ज्ञात करना संभव है। अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग सांद्रता पर हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा वेग स्थिरांक या फिर विशिष्ट दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हमने भी कहा था हमारे पास जो अभिक्रिया थी N1A प्लस N2B और क्या बन रहा था बेटा, कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा था, तो मैंने कहा था इसका जो वेग नियम है, जो वेग है वो बराबर कहा था बेटा KA की पावर X और B की पावर Y। ये एक जनरल रिएक्शन है जो हम मान के चलेंगे बेटा, KA की पावर X और B की पावर Y। क्लियर है बात। अब मैं कह रहा हूं हमारे पास जो K है वो यहाँ पर वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक कितना है बेटा, मैं कह रहा हूं यदि A की सांद्रता बराबर हो जाए B की सांद्रता के, जो सांद्रता हमने A की रखी वही सांद्रता हमने B की रखी, और इन दोनों की सांद्रता हमने रखी कितनी है, वो रखी हमने 1 मोल प्रति लीटर। कितनी रखी बेटा, 1 मोल प्रति लीटर। अब मुझे बताओ बेटा वेग क्या निकल के आएगा, तो वेग बराबर के A की पावर, A की सांद्रता 1 ले ली ना, तो 1 की पावर x, B की सांद्रता 1 ले ली तो 1 की पावर y, और 1 की पावर कितनी हो बेटा, 1 ही होता है, तो यहाँ पे k गुना 1 फाइनली किसके बराबर आएगा, k के। तो वेग बराबर किसके आ जाएगा बेटा, k के आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं वेग बराबर k के। वेग किसका है, ये अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग वो बराबर किसके आ जाएगा बेटा, k के। अच्छा, अब मैं कह सकता हूं डेफिनेशन में, अगर मैं कहूं, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं आप चेक कर सकते हो ध्यान से बेटा। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास, ध्यान से सुनना, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, कब होता है, कब वेग के बराबर होगा बेटा, जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 हो जाए। जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 होगी तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, एक कहूं या फिर इकाई कहूं, बात देखिए, इकाई हो। अगर प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो गई तो मैं कह सकता हूं जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। ये वेग स्थिरांक की डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है कि वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग स्थिरांक किसे कहते हैं।
तो किसे कहते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 हो। याद हो जाएगी बेटा डेफिनेशन, बहुत आसान डेफिनेशन है, फॉर्मूले बेस्ड है, आप देख सकते हो। भाई ए की सांद्रता भी 1 मान ली, बी की सांद्रता भी 1 मान ली, तो फिर वेग किसके बराबर हो गया, के। तो मैं कह सकता हूँ किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 हो। चले बेटा आगे, बहुत बढ़िया। बात करते हैं वेग स्थिरांक के अभिलक्षण। बेटा यहाँ से अभिलक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ से एमसीक्यू आने के पूरे चांस होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से सुनो, पहली बात अभी आपने देखा था, जो मेरे पास अभिक्रिया का वेग था वो के बराबर आया था। अभिक्रिया का वेग वो किसके बराबर है, के। तो मैं कह सकता हूं जो के है वो केवल अभिक्रिया के वेग पे तो डिपेंड करेगा, जो के है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा बेटा, अभिक्रिया के वेग पर। तो पहली बात वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्या है बेटा कि जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। पहली बात दिमाग में डाल लो, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अभिकारक की सांद्रता कितना ही बढ़ाओ कितना ही घटाओ, वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेग पे तो पड़ेगा, अभिक्रिया के वेग पे पड़ेगा, लेकिन वेग स्थिरांक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिमाग में डाल लो, ये बात डाल लोगे भाई, जल्दी बताओ, ध्यान रखना बेटा। पहली बात, वेग स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन आता है कि मेरे पास एक अभिक्रिया, उसमें मैंने अभिकारक की सांद्रता m गुना बढ़ा दी, तो बताओ इसके वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई सांद्रता m गुना बढ़ाओ m गुना घटाओ, वेग स्थिरांक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूल जाओगे ना अगर, तो एमसीक्यू 1 नंबर कम हो जाएगा बेटा, पक्का आएगा एमसीक्यू में। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अभिक्रिया का वेग तो डिपेंड करेगा लेकिन वेग स्थिरांक डिपेंड नहीं करेगा। अभिक्रिया का वेग तो सांद्रता पर डिपेंड करेगा, वेग स्थिरांक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, वेग स्थिरांक का मान ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगर वेग स्थिरांक की बात करूं तो वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाऊंगा अगर तो बढ़ेगा, ताप के बढ़ने के साथ बढ़ेगा। और देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक भी कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाता है। जैसे ताप 2 गुना बढ़ता है वैसे ही वेग स्थिरांक भी कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर बेटा मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करूंगा तो फिर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। तीसरी बात ध्यान से देखो बेटा, तीसरी बात, वेग स्थिरांक का मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ता है। आपसे पूछ लेंगे भाई कि बताओ उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा बेटा, वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। चौथा पॉइंट, वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। वो जो पावर थी ना x प्लस वाई, तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा वो x प्लस वाई के सम पे भी डिपेंड करेगा, मतलब अभिक्रिया की कोटि पे भी निर्भर करेगा। और ये बात तब समझ में आ जाएगी जब हम कोटि पढ़ेंगे बेटा। बात समझ में आए आपको, चले आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं वेग स्थिरांक के मात्रक। मात्रक तो भाई कंपटीशन तक पूछे गए हैं, कंपटीशन तक आते हैं, नीट में भी भाई, जेईई मेंस में भी, और आपका बोर्ड में भी पक्का आता है मात्रक। तो मात्रक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेग स्थिरांक के मात्रक अगर हम देखें तो पहले वेग लिख लेते हैं, तो वेग बराबर होगा बेटा के ए की पावर एन। एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। मैं x प्लस वाई का सम मान के चल रहा हूं एन, तो वेग निकाल रहा हूं मैं, मैंने कहा वेग, और वेग को मैं लिखता हूं dx अपॉन dt। dx क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, dt क्या है, परिवर्तन में लगा समय, और वो कह दिया मैंने के ए की पावर n। ए अभिकारक है और अभिकारक की पावर जो n है वो क्या है, कोटि है। n क्या है बेटा, कोटि है। अब हम जानते हैं जो सांद्रता होती है, बेटा सांद्रता होता है मोल बाई वॉल्यूम, n अपॉन v। n मोल है, यहां पर मोल बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन।
मोल का मात्रक तो मोल ही होता है, लेकिन वॉल्यूम का मात्रक हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पर, लीटर। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है बेटा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब मुझे बताओ बेटा, ध्यान से देखो, ये सांद्रता ऊपर वाली, नीचे हमारा क्या है बेटा, समय है, टाइम है, बराबर मुझे के का मात्रक तो निकालना है। ए भी तो सांद्रता है बेटा, अभिकारक की सांद्रता, और उसकी पावर एन, एन क्या है, कोटि है, एन क्या है, कोटि है। सांद्रता को धर लियो, तो चूंकि मुझे के का मान निकालना है, तो के बराबर सांद्रता, सांद्रता अपॉन समय, और इसे अपॉन में लेके जाऊंगा तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, सांद्रता की पावर एन। पावर इसे ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस हो जाएगी, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस की। तो मैं लिख सकता हूं के बराबर सांद्रता, इसे भी मैं लिख सकता हूं बेटा सांद्रता की पावर माइनस एन अपॉन समय। तो समय को भी ऊपर ले गया तो मैं क्या कह सकता हूं, समय इनवर्स। क्या कह सकता हूं बेटा, समय इनवर्स, समय को भी ऊपर ले गया। अब आप जानते हो अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मैं लिख सकता हूं के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन और समय इनवर्स। अब आप मुझे बताइए बेटा, सांद्रता का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर। क्या है बेटा, मोल प्रति लीटर। तो मैं लिख सकता हूं के बराबर मोल प्रति लीटर, तो लीटर को ऊपर ले जाओ तो लीटर इनवर्स हो जाएगा बेटा। तो मोल प्रति लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन समय इनवर्स, समय इनवर्स। ये एक जर्नल फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास। क्या आ गया, एक जर्नल फॉर्मूला। जहां मैं यहां लिख रहा हूं, जहां बेटा एन जो है वो अभिक्रिया की कोटि है, एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा क्या निकल के आएगा, वो डिपेंड करेगा कोटि कौन सी है, कोटि पे डिपेंड करेगा बेटा वेग स्थिरांक का मात्रक। तो अलग अलग कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा जाता है, तो इनके मात्रक हम जब निकालेंगे जब कोटि पढ़ लेंगे। अभी तो फिलहाल आपको डायरेक्ट बस ये बताओ कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन समय इनवर्स, 1 माइनस एन समय इनवर्स। क्या होगा बेटा वेग स्थिरांक का मात्रक, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन समय इनवर्स। एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो वेग स्थिरांक का मात्रक किस पे डिपेंड करेगा, अभिक्रिया की कोटि पर। लेकिन ये अगर सांद्रता है तब सांद्रता का मतलब मोल प्रति लीटर होता है। अगर मेरे पास बेटा ये गैस हुई, समझो यदि हमारे पास अभिक्रिया गैसीय है, अभिक्रिया कैसी है बेटा, गैसीय है। अगर गैसीय है तो फिर हमारे पास ए, हमारे पास गैस होगी, और गैस का मात्रक होता है, गैस का मात्रक होता है बेटा वायुमंडल। क्या होता है बेटा, वायुमंडल। तब मैं लिख सकता हूं, तब मेरे पास जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा के, वो होगा वायुमंडल, सांद्रता की जगह वायुमंडल आएगा ना, वायुमंडल की पावर 1 माइनस एन समय इनवर्स, समय इनवर्स। तब इसका मात्रक क्या होगा, वायुमंडल की पावर 1 माइनस एन समय इनवर्स। एन फिर से मैं कह रहा हूं क्या है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर मेरे पास बेटा सांद्रता टर्म्स है तो फिर मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन समय इनवर्स। और अगर वो गैस है, अगर वो गैस है तो फिर गैस का मात्रक वायुमंडल होता है, तो फिर वायुमंडल की पावर 1 माइनस एन समय इनवर्स। बात समझ में? मात्रक हम जब निकालेंगे जब हम कोटि पढ़ लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से कोटि शुरू करने वाले हैं, तो इसलिए आपको हम तभी बताएंगे कोटि के बारे में, मतलब मात्रक के बारे में। चले बेटा आगे, बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे हैं अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। इंपोर्टेंट आ जाते हैं एग्जाम में। अभिक्रिया का वेग लिखा हमने, यहाँ पर क्या लिखा बेटा, वेग स्थिरांक। चेक कर सकते हो। पहला पॉइंट, यह इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर है। भाई अभिक्रिया का वेग क्या होता है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उसी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं यह इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर है।
जबकि वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक क्या है कि जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, वेग स्थिरांक के बराबर होगा। तो क्या कह रहा है, अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर जो अभिकारकों की सांद्रता है वो 1 है, अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। वेग स्थिरांक किसके बराबर होगा, अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। लिखा है ना भी हमने कि अभिक्रिया का जो वेग है वो बराबर है k के। कब, जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता कितनी हो, 1 हो। तो अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा, अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन वेग स्थिरांक का मात्रक तो अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करेगा ना, तो इसका मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। तीसरी बात, यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। भाई जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि जो वेग स्थिरांक है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। हाँ, वेग स्थिरांक का मान जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर मैं चौथी बात करूं तो ये समय के साथ घटता है। भाई जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अभिकारकों की सांद्रता घटती जाएगी, और अगर सांद्रता घटेगी तो फिर अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। तो ये समय के साथ क्या होता जाता है, घटता जाता है। जबकि जो हमने देखा कि ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, समय के बढ़ाओ या घटाओ, क्योंकि ये सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं करता, तो हम कह सकते हैं ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे आज के लेक्चर से जो हमने डिस्कस करे। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। साथ में आपको पता होना चाहिए बेटा वेग नियम क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो जो हमने आज डिस्कस करा। तो पढ़ते रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।